वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज शिक्षकों के समक्ष दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन मुद्दों में पहला है कि संकट में सरकारी स्कूलों का अस्तित्व और दूसरा मुद्दा है बहाल होनी चाहिए पुरानी पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, आज प्रस्तुत करने चल रहा हूँ इन्हीं दोनों गंभीर मुद्दों पर कुछ विचारणीय लेख। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस विचार से परिचित होइएगा। यहाँ दोस्तों प्रस्तुत है आपके समक्ष पहला लेख, संकट में सरकारी स्कूलों का अस्तित्व। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लेख को प्रस्तुत किया है जगमोहन सिंह राजपूत जी ने। एक ऐसे दौर को जिसे ज्ञान की शक्ति का युग कहा जा रहा है, तब भारत में सरकारी स्कूल बंद कराने का अप्रत्याशित चलन आरंभ हो रहा है। देश के कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में एक बात पता चली कि लोगों में सरकारी स्कूलों के बंद होने की शंका बढ़ रही है। वह सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार अपने सभी स्कूल बंद करने जा रही है। यह प्रश्न उठना आज स्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि तमाम स्कूलों का एक दूसरे में विलय किया जा रहा है। इस पर दलील यह है कि ये स्कूल व्यवहारिक नहीं रह गए हैं और यहाँ संसाधन झोंकना समझदारी नहीं है। एक ऐसे दौर को जिसे ज्ञान की शक्ति का युग कहा जा रहा है, तब भारत में सरकारी स्कूल बंद कराने का अप्रत्याशित चलन आरंभ हो रहा है। सरकार दूर दराज के इलाकों को स्कूलों से दूर कर रही है। आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि साल दर साल सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों घटती गई और आज हजारों की तादाद में स्कूलों को बंद करने या उनके विलय की मजबूरी क्यों सामने आई है। जो स्थिति बनी है उसे समग्र रूप से समझने के लिए एक बेहद प्रभावकारी नवाचार को याद करना जरूरी है। राजस्थान के तिलोनिया में 1984 से 86 में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर नामक संस्था ने 3 प्रायोगिक स्कूल चलाए। इसमें उपलब्ध स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया, उन्हें शिक्षाकर्मी नाम दिया गया और लगातार सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को स्थानीयता से जोड़ा गया, चूँकि पाठ्यक्रम में स्थानीय समस्याओं की जानकारी तथा समाधान भी शामिल थे। लिहाजा सभी लोगों और परिवारों ने इस स्कूल में रुचि ली और यथासंभव सहयोग दिया। परिवर्तन के लिए स्थानीयता का ज्ञान और समझ आवश्यक माना गया। स्थानीय व्यक्ति ही समाज से पूरी समझ के साथ जुड़ सकता है। कालांतर में आंगन पाठशालाएं सफलतापूर्वक चलाई गईं और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए सुविधानुकूल समय पर प्रहर पाठशालाएं भी संचालित हुईं। यह पूरी कवायद इसलिए की गई क्योंकि उस क्षेत्र में सरकारी स्कूल लगभग निष्क्रिय हो गए थे। विकल्प की तलाश में यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा, चूँकि उन दिनों पूरी दुनिया में कठिन पहाड़, जनजातीय तथा दूरगामी क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे थे। तो इस नवाचार की ओर सभी का ध्यान गया। भारत में भी अनेक राज्यों ने इसका अध्ययन किया और अपने यहाँ इसे लागू करना प्रारंभ किया। इधर कई राज्यों ने शिक्षाकर्मी शब्द अपना लिया है, मगर उन्होंने मानदेय में कटौती कर दी है। जिसने भी सहज ढंग से इसका अध्ययन किया उसने पाया कि जब तक बेहतर व्यवस्था ना हो सके तब तक इससे ही काम चलाया जाए। यह प्रयोग उन स्थानों के लिए नहीं था जहां प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध थे। स्कूल उनकी नियुक्ति के बाद सुचारू रूप से चल रहे थे या चल सकते थे, मगर नौकरशाही ने इसे एक बड़ा अवसर समझा। उन्होंने थोड़े से मानदेय पर नियुक्ति से सरकारी खर्च को बचाने के एवज में इसका श्रेय लेना शुरू कर दिया। स्वतंत्र भारत में सरकारी अधिकारियों ने अध्यापकों को अपवाद छोड़कर कभी अंतर्मन से सम्मान नहीं दिया। उन्होंने सदैव यही माना कि बच्चों को पढ़ाना कोई महत्वपूर्ण कुशलता वाला या ज्ञान आधारित कार्य नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। जिस देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती सी जा रही हो, वहाँ सरकार को थोड़े से थोड़े मानदेय पर भी लोग तो मिल ही जाएंगे। फिर नियमित अध्यापक नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है। जो नवाचार विशेष परिस्थितियों के लिए अल्पकालीन प्रावधान के रूप में संकल्पित और प्रमाणित किया गया था, उसे भारत के लगभग हर राज्य में लागू कर दिया गया। कुछ राज्यों ने तो नियमित अध्यापक के सेवानिवृत्ति होने पर भी केवल थोड़े से मानदेय पर शिक्षक नियुक्त करने शुरू कर दिए। अध्यापकों को गैर सरकारी कामों में लगाने में राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तक की लगातार अनदेखी की। यह आज भी जारी है। स्कूलों की कार्य संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ा है। अध्यापकों की अन्य मनस्कता भी अपने कार्य के प्रति बढ़ती गई। जहां नियमित नियुक्तियों के प्रयास हुए भी वे परीक्षा के दौरान की अनियमितताओं के शिकार होते रहे। इससे उनका भविष्य अधर में लटके रहना एक परिपाटी सी बन गई। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। यह संख्या इससे भी अधिक होगी, क्योंकि राज्य सरकार पैरा टीचर्स, जिनकी संख्या भी कई लाख है, भरे हुए पदों में शामिल कर लेती है।
देश में 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। केंद्र सरकार यहाँ एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति के लिए 3 दशकों से राज्यों को अनुदान दे रही है। 2016 में संसद को सूचित किया गया था कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल में अध्यापकों के क्रमशः 38.399%, 34.37% और 22.99% पद रिक्त हैं। इसका परिणाम अब सामने आ रहा है। पुराने और प्रतिष्ठित सरकारी स्कूलों में अब अपनी आभा और स्वीकार्यता खो चुके हैं। इसका प्रमुख कारण है कि सरकारों ने शिक्षा की बढ़ती मांग से चिंतित होकर अपने हाथ खींच लिए और निजी निवेश को सुविधाओं और प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। समाज में जिन लोगों के पास संसाधन बढ़ते गए, उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। इस समय सरकारी स्कूलों में समाज के उन वर्गों के बच्चे जा रहे हैं जिन्हें शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत है। उनकी प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। यदि उनके लिए ही स्कूल की सुविधा छिन जाती है तो इससे निश्चित ही उनका विकास प्रभावित होगा। एक अनुमान के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हैं और 20 करोड़ कक्षा 5 से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। यानी करीब 26 करोड़ अशिक्षित युवाओं को देश अंधकारमय भविष्य के लिए अकेला छोड़ रहा है। स्कूलों की विलय से क्या इस संख्या कोई और बढ़ने की आशंका नहीं है? और यदि है तो उसका समाधान क्या है? कोई भी सरकारी वायदों पर विश्वास नहीं करेगा कि स्कूल विलय के बाद बच्चों के आने जाने की समस्या का समाधान वाहन भत्ता देकर किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों कोरापुट, झाबुआ, बस्तर में कहाँ वाहन मिलेगा और कब और कितना भत्ता हासिल होगा? क्या किसी भी सरकार ने कभी भी और कभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाने के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था प्रबंधन सफलतापूर्वक किया है? क्या यह कर पाना संभव है? यदि नहीं तो क्या एक छोटी उम्र के बच्चे से उसके स्कूल को दूर कर देना उचित होगा? लगभग 2 दशक पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक संकल्पना देश के सामने रखी थी। इसे गांव में शहर सरीखी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के तौर पर जाना गया। इसमें अच्छी सड़कों से लेकर बिजली और स्कूल आदि सुविधाएं गांव की डेहरी तक पहुंचाने की संकल्पना थी। यदि इसे देश के कुछ हिस्सों में लागू कर दिया गया होता तो शायद लोग आज स्कूल विलय पर भी भरोसा कर लेते। लेखक NCERT के पूर्व निदेशक। तो दोस्तों, देखा आपने इस महत्वपूर्ण लेख को। आइए हम दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेख आपको दिखाते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है बहाल होनी चाहिए पुरानी पेंशन स्कीम, और इस मुद्दे पर जो है अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं रमा निवास तिवारी जी। कहते हैं, जवानी में अथाह सामर्थ्य होती है, कोई भी काम असंभव नहीं होता। तन मन में नवचेतना के संग असीमित ऊर्जा होती है, जिसके बल पर मनुष्य बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम होता है। ठीक इसके उलट बुढ़ापे में व्यक्ति की शारीरिक शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि उससे किसी श्रम साध्य कार्य की अपेक्षा रखना कतई उचित नहीं है। युवा शक्ति सामर्थ्य और पराक्रम का शिखर बिंदु है, जबकि वृद्धावस्था शक्तिहीनता का द्योतक। आदमी जवानी के दिनों में दौड़ भाग करके कैसे भी हाड़तोड़ मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन एक वृद्ध आदमी जिसको अब खुद के सहारे की जरूरत है, वह इस अवस्था में अब कहाँ मेहनत करके कमाई का प्रयोग कर पाएगा। उम्र की इस दहलीज पर अगर उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया जाए तो यह उसकी बहुत बड़ी मदद होगी। पुरानी पेंशन स्कीम इसी थीम पर आधारित थी। आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य जीवन की इन दोनों अवस्थाओं की तुलना में क्यों कर रहा हूँ। यह बातें मैं अकारण ही नहीं कह रहा हूँ। केंद्र सरकार ने 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन खत्म करके जो उनके बुढ़ापे को असुरक्षा के गर्त में धकेला है। ऐसे में यह बातें उन सभी कर्मचारियों की मनोदशा की अभिव्यक्ति हैं। मेरी ये बातें उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पुरानी पेंशन के समाप्त हो जाने की टेंशन में दिन रात परेशान हैं। 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दिया। प्रदेश सरकारों ने भी 2005 से अपने यहाँ इसे लागू कर दिया। बीते 2-3 वर्षों से देश भर के विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस नई पेंशन स्कीम के विरोध में हैं। कई बार तो देशव्यापी आंदोलन और हड़ताल के माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, पर सरकार और उसकी नीति निर्माताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पिछले साल तो तमाम कर्मचारी संगठनों ने एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर देश और प्रदेश सरकार को घेरा। पुरानी पेंशन बहाली मंच और सरकार आमने सामने आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए अपने यहाँ इस्मा तक लगा दिया। इससे पहले भी सरकार ने आंदोलन की उग्रता को देखते हुए कर्मचारी नेताओं से इस मुद्दे पर मंथन कर कुछ सकारात्मक परिणाम देने की बात कहकर समय मांगा, पर कभी कोई नतीजा कर्मचारियों के पक्ष में नहीं निकल सका। नई पेंशन स्कीम NPS में ऐसा प्रावधान है कि कर्मचारियों का अंशदान हर महीने कटता है। सरकार का अंशदान भी शामिल रहता है। यह फंड सरकार शेयर बाजार में लगा रही है। उसका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार की स्थिति के अनुरूप कर्मचारियों को उनका पैसा वापस होगा।
वह 10,000 भी हो सकता है और 10 लाख भी। यह तो उस समय का शेयर बाजार तय करेगा। समूची फंड का 60% तो ऐसे मिलेगा, बाकी बचे हिस्से में पेंशन बनेगी, वह भी कितना होगी इसका निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर व्यवस्था में छेद ही छेद है। पुरानी पेंशन के खत्म होने के साथ साथ पारिवारिक पेंशन पर भी ग्रहण लग गया। पुरानी पेंशन स्कीम में कम से कम एक न्यूनतम धनराशि गारंटी तो देती थी, जिससे कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन की रूपरेखा पहले से बनाने लगता था। पुरानी पेंशन में अंतिम सैलरी का आधा पेंशन बनता था, जो कम से कम बुढ़ापे में स्वाभिमान की जिंदगी जीने की गारंटी प्रदान करती थी। तब अपनी सेवा काल में प्रसन्न होकर लोग काम करते थे, क्योंकि उनके सुरक्षित बुढ़ापे का जिम्मा सरकार लेती थी। पुरानी पेंशन से आच्छादित होकर लोग रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की कसमकस से मुक्त रहते थे। सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके मध्यम दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को रात दिन की चिंता थमा दी है। कर्मचारियों के पैरों तले जमीन तो उस समय खिसक गई जब इस बात का खुलासा हुआ कि जिम्मेदारों को यह पता ही नहीं कि नई पेंशन स्कीम के तहत कटने वाली धनराशि आखिर कहाँ जा रही है। यह सब तब पता चला जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। एनपीएस पर भरोसा कैसे किया जाए, जिसका 14-15 सालों के बाद भी सही ढांचा न खड़ा किया जा सका हो। पेंशन कोई भिक्षा नहीं जो सरकारी मर्जी हो तो दें, अन्यथा नहीं। पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। संविधान भी इस बात का अनुमोदन करता है। सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाला यही कर्मचारी है। इन्हीं कर्मचारियों के बूते सरकार की खूबसूरती तय होती है। जब इन्हीं का मन दुखी हो जाएगा तो इनसे अच्छे आउटपुट की उम्मीद कैसे की जा सकेगी। एक लोक कल्याणकारी सरकार को अपने कर्मचारियों की खुशी का ध्यान रखना जरूरी है। जिंदगी भर वह सरकार की ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाता है। तिल तिल जोड़कर बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। उसी तनख्वाह से बेटे बेटियों की शादी करता है। परिजन के सिर पर छत का प्रबंध भी करता है। जटिलताओं से भरी गृहस्थी का संचालन भी मामूली वेतन से करता है। अब बताइए कितना और कैसे वह आगे के लिए बचा पाएगा। ऐसी परिस्थिति में रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहारा थी, जो आदमी को निश्चिंत करती थी। आज की तारीख में जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं वो पुरानी सरकारों का धन्यवाद ज्ञापन करते नहीं थक रहे हैं। बुढ़ापे में परिवार की उपेक्षा के बीच अपने पेंशन से लोग स्वाभिमान से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें इस बात का फक्र है कि वे किसी के ऊपर बोझ नहीं है। और कहीं कहीं तो देखने में आया है कि पेंशन की लालच में बेटे और बहुएं इन वृद्ध जनों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन हर कीमत पर बहाल होनी चाहिए। इसके कई फायदे हैं। पेंशन होने पर लाभार्थी अपने जीवन यापन भर की धनराशि पाता रहेगा तो पारिवारिक कलह पर विराम लगेगा। बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों में रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम अभी से करने की लक नहीं जगेगी, लिहाजा वे भ्रष्टाचार की कमाई से बचने की कोशिश करेंगे। आज आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं, लेकिन प्रशासन के बड़े पदों पर होकर वे आम कर्मचारियों की तरह आंदोलन की राह नहीं पकड़ सकते। ये उनकी मजबूरी है, पर पीछे से पुरानी पेंशन के लिए होने वाले आंदोलनों में उनका भी समर्थन रहता है। सरकार का तर्क रहता है पुरानी पेंशन लागू करके सरकार के खजाने पर अतिभार हो जाएगा, जिसका प्रबंधन आसान नहीं है। लेकिन सरकार में बैठे सांसदों और विधायकों के लिए पुरानी पेंशन कैसे मैनेज हो रही है यह कोई नहीं बताता। कितना विचित्र है कि एक ही देश में पेंशन को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। एक बार संसद या विधायक की हल्दी माथे पर लग जाए तो माननीयों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगता है, फिर चाहे वह एक ही दिन के लिए बना हो। दूसरी तरफ ताउम्र सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों को इस पेंशन से बाहर क्यों रखा जाता है। अगर नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो ये विधायक और सांसद क्यों नहीं इस स्कीम का लाभ उठाते हैं। आपको पता है कि कोई नेता, सांसद और विधायक दोनों रह चुका है तो दोहरे पेंशन का हकदार हो जाता है। जब माननीयों के तनख्वाह और पेंशन पर बात होने लगती है तो सारा सदन एक मत होकर अपने हितों को साधने लगता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 से 84% विधायक और सांसद करोड़पति हैं, फिर भी पुरानी पेंशन का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं। आम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए तो उसकी वकालत सरकार नहीं कर रही है। 2004 के बाद से जब से नई पेंशन स्कीम थोपी गई, कई आम चुनाव हुए, केंद्र के भी और प्रदेशों को भी, मगर कभी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। धर्म, जात, अगड़ा पिछड़ा, महंगाई, बिजली, पानी आदि तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली जैसे जरूरी मुद्दे से नेताओं ने दूरी बनाए रखी। ये मुद्दा कभी बहस का विषय नहीं बना। अब एक बार फिर देश भर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। चाहे शिक्षक संगठन हो या और विभागों के कर्मचारी संगठन, सभी ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा दोनों ही लेख बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इन लेखों में जो भी बातें की गई हैं बिल्कुल 100% सत्य हैं, एक्चुअल हैं। वर्तमान की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।